मतलब क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी देते हैं, लेकिन जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ क्लोरोफिल ए देता है, ऐसा क्यों है? नहीं बेटा, आपका सवाल गलत है। आप अपने सवाल को खुद जो आपकी वो वर्डिंग है, अगर आप अपनी वर्डिंग आराम आराम से दोबारा बोले, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या मिस्टेक की है। दोबारा बोले आज ताकि सबको सर समझ आ बुक जाए। पे सर बुक पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय ऑल पिगमेंट्स, जी लेकिन जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये गिवन बाय ओनली क्लोरोफिल ए। नहीं, ये चूंकि बुक कौन सी है आपकी? सर रामे की। रामे की। आप सब लोगों ने रामे ही ले ली है इसका मतलब? जी सर। चलें भाई जी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मैंने नहीं कहा था कि सब लोग रामे ले लें, बल्कि मैंने ये नहीं कहा था। मैंने तो बहुत सी ऑप्शन आपको देते हैं कि ये बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप जो सी चाहें ले सकते हैं। अब उसने क्या लिखा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। याद रखिए कि आप किसी भी पिगमेंट का, अगर आप पिगमेंट को सेपरेट करते हैं, वैसे तो हम जनरल क्लोरोफिल की बात करते हैं, हम क्लोरोफिल एक उसका सोल्यूशन, तो वो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। अगर हम इन जनरल एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं, लाइट, जो लाइट आपने दी है, तो वो पूरी लाइट के लिहाज से ही होगा और उसमें तमाम पिगमेंट शामिल होंगे। अगर आप सिर्फ एक पिगमेंट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा एक बहुत अहम पॉइंट है कि क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल। और इफ यू रिमेंबर, अगर आपको कहीं याद रहा हो, किसी जगह पे आपने पढ़ा हो, प्राइमरी रिएक्शन सेंटर, यू रिमेंबर दिस वर्ड? चलें एक और लफ्ज़, क्या आपको असेसरी पिगमेंट्स का लफ्ज़ याद है? भूल चुका है। असेसरी यस पिगमेंट्स, सर, पढ़ा हुआ है। चलो सुन लीजिए। बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सब के सब जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एनर्जी आखिरकार क्लोरोफिल ए तक पहुंचती है। और क्लोरोफिल ए तमाम हायर प्लांट्स और एल्गी में, जिनमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, वो क्लोरोफिल ए, वो सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगी और फिर वो आगे उस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। लेकिन अगर आप किसी भी पिगमेंट, एक एल्गी, उसमें क्लोरोफिल सी मौजूद है, आपने स्पेसिफिक वो लाइट प्रोवाइड की जिसको क्लोरोफिल सी ने अब्सॉर्ब किया, तो उसकी वजह से कितनी फोटोसिंथेसिस होगी वो आप बता सकते हैं, वो उसका एक्शन फैक्टर बन जाएगा। जी, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना था सिलेबस के लिहाज से, ऑक्सीजनिक और एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखिए सिलेबस अगर आपके सामने है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये फ्री एनर्जी चेंज जो है इसका बता दें। बेटा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि कभी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। फ्री एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये आपका केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक। आपने केमिस्ट्री में फ्री एनर्जी चेंज पढ़ी हुई है। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें कितनी एनर्जी यूज हुई है या कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, डिपेंड करते हुए रिएक्शन एंडोगोनिक है या एक्सोगोनिक है। आपने इसको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के नाम से पढ़ा हुआ है। तो वो जो एनर्जी चेंज है वो फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी इस नाम से आपको पहले से वाकिफ होना चाहिए। आप लोग चौथा सेमेस्टर में आप लोगों का, अगर आपको अब तक भी केमिस्ट्री इतनी पढ़ के ये भी नहीं पता चला कि फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी या तो यूज हो रही है, और दो तरह के रिएक्शन जो आपने पढ़े हुए हैं, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं। कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, वो उसकी जो एनर्जी चेंज है वो फ्री एनर्जी, रिएक्शन की एनर्जी कहलाएगी। जी, हम आ रहे हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा ये क्वेश्चन आंसर में खत्म हो गया। हमारा आज का क्वेश्चन जो पहले कह चुका हूँ हमारे जी, चेक कर लीजिए दोबारा सिलेबस देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल में जब मुझे याद है वो यही वाला टॉपिक था आगे। जी, सिलेबस किसी के सामने है जी इसको? यही है, ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में चूंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऑक्सीजनिक एंड एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अब चूंकि इसने हेडिंग में ऑक्सीजनिक पहले दिया है और नॉन ऑक्सीजनिक बाद में दिया है, जबकि क्लासिकली एन ऑक्सीजनिक पहले आना चाहिए था और ऑक्सीजनिक बाद में आना चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि जो डिस्कवरी हुई है पहले, अगरचे दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, लेकिन बहुत मशहूर एक इक्वेशन भी है, मशहूर एक्सपेरिमेंट भी है, 1940 का जमाना है।
1940 में मार्टिन केमन एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने बैक्टीरिया को यूज़ किया, वो बैक्टीरिया जिन्हें हम आजकल साना बैक्टीरिया कहते हैं, उस दौर में उनको ब्लू एल्जी का नाम दिया जाता था। और ब्लू एल्जी की भी आगे बहुत सी टाइप्स हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। मैं वो नाम दोबारा बोले देता हूँ जो हमारा मेन टॉपिक यही वाला है। याद रखिएगा कि जो मेजॉरिटी है ब्लू एल्जी की वो तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, देयर आर सम बैक्टीरिया, इनका नाम बोल रहा हूँ, ये नाम आपको याद आ जाने चाहिए। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और ऐसे ही रोडो माइक्रोबियम एंड मैनी अदर्स। ये कुछ बैक्टीरिया हैं, चंद स्पीशीज बैक्टीरिया की, जो बहुत ही ख़ास तरीके से कुछ काम करते हैं। वो ख़ास तरीका क्या है, ये क्वेश्चन, ये चूँकि आपके पास टॉपिक होगा, अब आई एम नॉट श्योर आपकी बुक में इसने पहले कौन सा दिया होगा, पर जहाँ भी आपके पास ये टॉपिक मौजूद है, टॉपिक निकाल लें और उस इक्वेशन पे गौर करना है। इक्वेशन शुरू मारूफ है, साइंटिस्ट का नाम मैंने जिक्र कर दिया हुआ, एक्सपेरिमेंट का जिक्र भी मैं दोबारा किए देता हूँ। आपके सामने इक्वेशन होनी चाहिए एन ऑक्सीजन फोर्सेस की, जिसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, प्लस CO2 in the presence of light and chlorophyll form carbohydrate plus sulfur plus water। जी ढूंढिए आपको इक्वेशन है कि नहीं है। टॉपिक आपकी बुक में, सारे लोगों के पास जौन सी बुक है, आपने अपनी बुक ढूंढनी है, जौन सी बुक है चेक करना है इक्वेशन आपको मिली कि नहीं मिली। ये भी याद रखिएगा कि अक्सर जब हम बायोकेमिस्ट्री में चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं तो इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम असल चीज़ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी बैलेंसिंग को इतना डिस्कस नहीं करते। जी, डू यू हैव दिस इक्वेशन विद यू? आपके पास इक्वेशन मौजूद है, नहीं है? नो आंसर। क्लास में से कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा जो मुझे। अटेंडेंस सबने मार्क कर ली हुई है? 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, 27 चैट्स में आए हुए हैं। जो बच्चा लेट आया है जब भी अटेंडेंस मार्क कर लिया। जी, पूरी क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जी। क्या आपके पास आपकी बुक में एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है? नो सर। चलें, बहरहाल सर कारवान की बुक में ये दी हुई है इक्वेशन सर। जी, ताहर ने बताया जो कार्बन में है, चांसी जिनके पास नहीं है, ताहर ये आप यूँ कीजिएगा, ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा पेज जो है, ताकि बच्चे जिनके पास नहीं है वो इसको नोट कर लें। ठीक हो गया? चलें जी, असल जो बात चल रही थी हमारी, मैं दोबारा उस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, याद रखिए, एक टॉपिक था साइंस की इनिशियल बुक्स में डिस्कस किया गया होता है कि साइंटिस्ट जब ये काम कर रहे होते हैं वो बाज़ कुछ चीज़ें फर्ज करते हैं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा होगा। अब यही काम मार्टिन केमन ने किया था। वो स्टडी कर रहा था इन बैक्टीरिया को जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज पैदा करते हैं और प्लस सल्फर खारिज करते हैं। उसने इसको सामने रखा, सोचा कि H2S प्लस CO2 combined to form कार्बोहाइड्रेट प्लस सल्फर प्लस वाटर बन रहा था। उसने इसको सामने रखते हुए गैस किया कि जो बाकी पौधे हैं दे यूटिलाइज H2O, इसको इस्तेमाल करते हैं, CO2 के साथ कंबाइन करते हैं, पानी बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। और उसका गैस ये था कि प्लांट्स H2O को ब्रेक करते हैं तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी के टूटने से निकलती है। क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज मौजूद थी। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि पानी टूटता है ऑक्सीजन निकलेगी, और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन निकले, पानी में शामिल हो जाए और कार्बोहाइड्रेट बन जाए, और जो ऑक्सीजन निकले वो CO2 से। दीज वर टू पॉसिबिलिटीज। और उसने गैस किया इन बैक्टीरिया को सामने रखते हुए जिन्हें हमने नाम दिया है एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। और उसका ये गैस आखिरकार कुछ अर्से बाद एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित हो गया कि उसने जो कहा था वो दुरुस्त है। ये भी बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है और मेरा ख्याल में आपने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ हो शायद। मैं एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंट के दो सेट तैयार किए गए। एक सेट में कुछ प्लांट्स को
CO2 एंड H2O, दो ही चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, पानी देना है। पौधों को ऐसी CO2 दी गई जिसमें ऑक्सीजन 18 थी, इसको मैं अगर बोलूँगा तो पढ़ा जाएगा CO2 18, CO2 18। अब O2 18, इसमें जो 18 है ये ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को शो कर रहा है, यानी ऑक्सीजन का वो आइसोटोप यूज किया गया जो ऑक्सीजन 18 कहलाता है, इसका एटॉमिक वेट 18 है। नॉर्मल ऑक्सीजन 16 होती है, एटॉमिक वेट 16 होता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में पौधों को नॉर्मल CO2 के साथ ऐसा वाटर प्रोवाइड किया गया जिसमें H2O 18 यूज की गई थी, यानी ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन 18 पौधों को प्रोवाइड की गई। अब ये है जो दो एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकलेगा, ये क्या निकला, ये जस्ट गेस करना है, क्योंकि अब आप लोग चौथे सेमेस्टर में हैं। मेरे हिसाब से आप काफी बड़े हो चुके हुए हैं, पढ़ते हुए आपको कम बेश अगर आप 2 साल नर्सरी और प्रैक्टिकल भी लगा दें तो आप लोग 14 16 आपको 16 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। जी, कोई गेस करेगा जी? कार्बोहाइड्रेट्स। आपका जवाब इररिलेवेंट है जी। आपने मेरे सवाल का जवाब जो मैंने पूछा है या जो मैं पूछता हूँ, या तो आपको समझ नहीं आई है या फिर मेरा सवाल आपको मुश्किल लगा है। जी, किसी को समझ आई हो मैंने क्या पूछा है? सर, जो आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स निकलेगी उसमें जो ऑक्सीजन होगी वही होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड से आई है, और दूसरा जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो छोड़ दें। आपने जो कुछ बताया 100% गलत है, इसलिए अब आप जवाब नहीं देंगे। और कोई जी? और कोई? एनी मोर? कोई और बच्चा जवाब देना चाहता हो? ये बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है और ये मैंने इसलिए पूछ लिया कि ये तो आपके मैट्रिक की बुक में दिया हुआ है। अल्लाह के बंदो, ये एक्सपेरिमेंट आपकी मैट्रिक की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर था। और अब आप ये कैसे ये मैट्रिक को छोड़े तो 4 साल हो गए हैं। जी, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा? इसका जवाब वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? जी, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ये सनिया ने कहा जी कि नेट की प्रॉब्लम थी कोई। मैंने तो बहुत डिटेल के साथ बैकग्राउंड चलता आ रहा है, लेकिन बहरहाल एक्सपेरिमेंट अब से कोई तकरीबन 60 ईयर्स पहले हो चुका हुआ है। पौधों के एक ग्रुप को ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की गई जिसमें CO2 18 और नॉर्मल वाटर था। दूसरे ग्रुप को, पौधों के दूसरे ग्रुप को नॉर्मल CO2 और ऐसा पानी प्रोवाइड किया गया जिसमें H2O 18 यानी ऑक्सीजन 18 वाला पानी है। इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला? ये जो सवाल मैंने इसलिए पूछा कि ये मैट्रिक में भी बयान हो चुका हुआ है और ये एक्सपेरिमेंट अब इंटर में भी पढ़ चुके हैं। ये तो बहुत आसान वाला एक्सपेरिमेंट। मैं बताऊं जी, आप बताएं। सर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल यूज हुई थी ना, तो उसमें जो है ना ऑक्सीजन वो 18 वाली निकली, मतलब ऑक्सीजन वाटर से आई है। जिसमें 18 आइसोटोप हमने वाटर में इस्तेमाल किया ना, वो वाली ऑक्सीजन हमारे पास आई है एज अ बाय प्रोडक्ट। जी, ठीक है। इरम ने जवाब दिया है जी। जी, ठीक है इरम, जहां तक आपने जवाब दिया वहां तक ठीक है। आप मजीद जवाब देना चाहती हैं? जी सर, मैं उसी को एवेलुएट करना चाह रही थी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में 18 आइसोटोप यूज करेंगे तो फिर जो ऑक्सीजन आएगी वो 18 आइसोटोप वाली नहीं आएगी। चलें, इरम ने जवाब दे दिया। इरम का जवाब ठीक है, लेकिन मेरे लिहाज से इसका जवाब 50% ठीक है, मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए कि ये मुकम्मल नहीं है। सुन लीजिए, जब उन्होंने जिन पौधों को वो वाला पानी दिया जिसमें H2O 18 ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज किया गया था, तो वहां से जो ऑक्सीजन निकली वो ऑक्सीजन 18 थी, यानी रेडियो एक्टिव थी। इसका आसान मतलब कि मार्टिन के मैंने जो कहा था वो दुरुस्त था, यानी प्लांट्स वाटर को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है। इसका आसान जबान में ये कह लीजिए कि पौधे CO2 और हाइड्रोजन को मिला के ग्लूकोज बनाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, प्लांट्स CO2 और हाइड्रोजन को मिलाकर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें पौधे को CO2 18 दी गई, यानी रेडिएटिव CO2, ऑक्सीजन रेडिएटिव इसमें, और नॉर्मल पानी
उन पौधों में ऑक्सीजन तो नॉर्मल पैदा हुई, लेकिन उनमें जो ग्लूकोज पैदा हुआ वो रेडियो एक्टिव था, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वो आई जो कि वहाँ से आ रही थी CO2 से ऑक्सीजन 18 बार। बहरहाल दोनों में यही चीज़ साबित हो गई कि वाटर के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर के टूटने से। अब ये चूँकि इंटररिलेटेड थी इसलिए मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट इकट्ठे एक ही टॉपिक के अंदर बयान कर दिए। हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को, लेकिन साथ ही मैंने हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट सारे के सारे बयान कर दिए ताकि चीज़ें आपस में जो है सब चीज़ें इकट्ठी आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कंप्लीट। अब वापस मैं जा रहा हूँ उन बैक्टीरिया की तरफ जिनका नाम लिया गया कि वो बैक्टीरिया जो यूज़ करते हैं सनलाइट को और H2S को ब्रेक करके प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स और इन्वायरमेंट में सल्फर पैदा करते हैं। याद रखिएगा मेरे जो अपना पढ़ाने का स्टाइल है, आपके पास जो किताबें होती हैं आम वाली, मैं उससे थोड़ा सा हट जाता हूँ खासकर, मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं आगे जाएं और फिर इल्ज़ाम मुझ पर लगाएं जी उन्होंने हमें सही नहीं पढ़ाया था। ज़रा सोचें कि इस चीज़ से किसी और टॉपिक का ताल्लुक ज़ूलॉजी बॉटनी, जो कि आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी पढ़ी है, साथ आप ज़ूलॉजी बॉटनी में पढ़ रहे हैं, ये हमारे किसी और शोबे से रिलेटेड है। ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री भी है, लेकिन इसका ज़ूलॉजी बॉटनी की किसी एक ख़ास ब्रांच से ताल्लुक है। इसको हम एक एविडेंस के तौर पर यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस को छोड़ के और किसी हवाले से, किसी के जहन में कोई कंसेप्ट मौजूद हो इसके हवाले से किसी भी किस्म, थोड़ा सोचना पड़ेगा मैंने किस लिहाज से सवाल पूछा। एविडेंस ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने 2 हिंट दिए, एक हिंट अभी मैंने छोड़ा हुआ है। एवोल्यूशन सर। जी एवोल्यूशन से ताल्लुक है, चूँकि ये दोनों का ताल्लुक एवोल्यूशन से था जो मैंने बताया। ये जॉब किसने दिया जी? मैंने क्लास नहीं लगाई थी। जॉब किसने दिया था ये? मैं सर इरम जॉब दिया, ठीक है। चलें, जो पॉइंट एवोल्यूशन से ठीक है आपके पास उस लिहाज से। अब छोटा सा पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लफ्ज़ पेलियोंटोलॉजी। आई एम श्योर सब लोग जानते हैं व्हाट इज पेलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स सर। जी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स और उसका ताल्लुक फॉसिल के साथ। तो चलें सुन लीजिए, अगर किसी जगह पे सल्फर मौजूद हो, अगर ज़मीन में किसी जगह पे सल्फर मौजूद हो तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं वो सल्फर कहाँ से आई? सोचिए, ये थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। आप लोग आती हैं रटा क्वेश्चन के, जो कि मैं आदि हूँ थिंकिंग क्वेश्चन का। एक जगह पे सल्फर मौजूद, वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक, जॉब किसने दिया जी ये वाला भी? इरम ने? सर मैं जी सर। जी, और कोई जी? सर एसिड रेन्स भी होती है, उसमें भी एटमॉस्फेरिक नहीं, वो बहुत थोड़ी, एसिड रेन में बहुत थोड़ा था, नहीं वो नहीं। और कुछ? मैं जॉब पहले दे चुका हूँ जी। याद रखिए, अगर किसी जगह पे किसी इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हों जो H2S गैस को यूटिलाइज कर रहे हैं और सल्फर रिलीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे सल्फर एक्यूमुलेट हो जाएगी। अगर वहाँ पे ऊपर सेडिमेंटेशन हो जाए और रॉक्स बन जाएं तो वो ज़ाहिर ज़मीन के अंदर एक सोर्स होगा सल्फर का। और चूँकि यू आर स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री और रिमेंबर आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, सल्फर उन एलिमेंट्स में शामिल है जो प्योर फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। सल्फर उन एलिमेंट्स में शामिल है which are available in pure form in nature। अब प्योर फॉर्म मतलब ये नहीं कि वो 100% प्योर होंगे, अगर कुछ 90, 95, 99% की रेंज में भी अवेलेबल हो तो प्योर ही शुमार की जाएगी नेचुरल कंडीशन के हवाले से बात होगी। दुनिया में बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो प्योर फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, लेकिन सल्फर उन एलिमेंट्स में है और इसके पैदा होने की एक रीज़न उन बैक्टीरिया के हवाले से मैंने डिस्कस कर दी जिनका ताल्लुक एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का। अब इसमें चंद एक छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। ये बैक्टीरिया जिनका हमने जिक्र किया है, सल्फर, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वगैरह, जो कि H2S गैस को यूज़ कर रहे होते हैं और सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस ज़रा डिफरेंट है डेफिनेटली। आप एक पॉइंट से वाकिफ हैं
कि तमाम हायर प्लांट्स और एलजी, नॉट इन ब्लू एलजी, एलजी नहीं, सुन लें, ब्लू ग्रीन एलजी हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम एलजी। ब्लू ग्रीन एलजी एलजी नहीं है, दे आर बैक्टीरिया, और उन्हीं को हम सियानो बैक्टीरिया, क्लासिकल नेम सियानो फाइटा था उनको, अब उनको सियानो बैक्टीरिया का नाम देते हैं। फिर तमाम हायर प्लांट्स और एलजी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तमाम हायर प्लांट्स और तमाम एलजी में दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से आपको बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, थाइलेकाइड, ग्रेना, ये सब चीजें पड़ेंगी। और तमाम प्लांट्स और तमाम ये जो जानदार है जिनका जिक्र किया गया है एलजी वगैरह, इनमें क्लोरोफिल ए भी मौजूद होता है। और कोई भी ऐसा जानदार जिसमें क्लोरोफिल ए मौजूद हो, उसकी जो फोटोसिंथेसिस होगी वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी। जबकि ये चंद बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक्सेट्रा, जिनका जिक्र हम करते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं होता। अगर किसी चीज में क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं है तो वो, अब मैं लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, ये लफ्ज़ आपको सुन के याद आ जाना चाहिए, बहुत मशहूर है। मेरा तलफ़्फ़ुज़ में भी आपको डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन इसको गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। फोटोलिसिस। जी, क्या आप मेरे लफ्ज़ के प्रोनाउंसिएशन को समझ सके हैं कि नहीं? यस सर। जी, सबक जवाब है यस। और कोई जी? ताहर? इरम, इरम आपका माइक खराब है, बंद कर दें। इरम माइक बंद कर दें, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। और कोई जी? ताहर? नो सर। अस्वा ने नो कहा है जी। और कोई जी? ताहर, ताहर किधर है भाई? ताहर नहीं है इस वक्त अवेलेबल। जी सर। जी, मैंने जो लफ्ज़ बोला है इसका तलफ़्फ़ुज़ समझ आया कि नहीं? सर प्लीज दोबारा, ये ना इधर एयर कूलर लगा तो मुझे समझ नहीं आ रही, दोबारा रिकमेंड कर। चलिए मैं बोल देता हूँ, फोटोलिसिस। क्या सर? फोटोलिसिस। नहीं सर, चले पता अब है मैं इसको। चले अब मैं बताता हूँ जी। हमारे यहाँ याद रखिए कि इंग्लिश बहुत से लहजे में बोली जाती है। इंग्लिश असल असल इंग्लिश तो वही है जो बरतानिया के लोग बोलते हैं, अंग्रेज, असली अंग्रेज, उनकी जुबान अंग्रेजी है। दुनिया में दूसरा मशहूर लहजा अमेरिकन का है, अमेरिकन इंग्लिश। दुनिया में तीसरा लहजा जो है, ये भी काफी पुराना है, वो फ्रेंच इंग्लिश का है। फ्रेंच भी खास तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। दुनिया में चौथा लहजा इंग्लिश का वो है जो बर्रे बोला जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में जिस तरह से लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम इंग्लिश को भी उर्दू की तरह से बोलते हैं या हिंदी की तरह से। पाकिस्तान में उर्दू और हमारा लहजा पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी बोल रहा होगा तो फौरन पहचाना जाता है कि बंदा पाकिस्तानी या इंडिया से बंदा बिलोंग करता है। और यहाँ लोग इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। अब समझ आ गई है? फोटोलाइसिस जी। सर, रोशनी की मौजूदगी में सर की चीज का टूटना सर। सर वाटर का टूट कर ऑक्सीजन का रिलीज आना। जी बिल्कुल, ये चूंकि आपने पढ़ा हुआ है, मैंने इसका सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ की बात की है। मैंने आपको पाकिस्तानी तलफ़्फ़ुज़ कि हमारे यहाँ लोग इसको कैसे बोलते हैं और इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है, दोनों मुझको सुना दिए हैं। बहरहाल ये टॉपिक था जी। याद रखिए कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पे वाटर ब्रेक डाउन होता है, और ज़ाहिर है क्लोरोफिल एक होना शर्त है इसके लिए, और वो हो गई ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। और वो बैक्टीरिया, चंद एक बैक्टीरिया जिनका जिक्र आपके सामने हो चुका होगा, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है लेकिन उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। दे हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल। आपने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी ये नाम पड़े हुए हैं हायर प्लांट्स में और एल्गी में। लेकिन ये बैक्टीरिया चंद एक जिनका नाम इसका सोच का हुआ, इन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं होता। इनका जो क्लोरोफिल है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इनके अंदर थाइलेकाइड लाइक मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं चंद एक, उनके अंदर क्लोरोफिल डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होता है, और बहरहाल ये ब्रेक डाउन करते हैं H2S को और सल्फर रिलीज करते हैं, जो सोर्स है उस एलिमेंटल सल्फर्स का जो दुनिया में फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद है। और ज़माने कदीम में जहाँ पे ऐसा हुआ वो भी सल्फर
अवेलेबल है तो वेल ये है जो ऑल अबाउट एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अब हम आ रहे हैं दूसरे हिस्से की तरफ और दूसरा हिस्सा है जी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। आपने अब तक जो बेसिक्स पढ़ी हुई हैं सारी की सारी मैट्रिक लेवल पे इंटर लेवल पे वो सारी की सारी ही ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की तमाम हायर प्लांट्स और एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि अब सियानोबैक्टीरिया के नाम से मशहूर हैं जिनमें क्लोरोफिल ए मौजूद है। अब प्लांट्स और बैक्टीरिया प्लांट्स और आम एल्गी में तो क्लोरोप्लास्ट है, ब्लू एल्गी में क्लोरोप्लास्ट नहीं है लेकिन थालेकार्ड लाइक मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। ये तमाम जानदार एक खास रिएक्शन जिसमें वाटर को ब्रेक किया जाता है। अब इसका जो नाम है वो तो यही शो कर रहा है कि लाइट की मदद से एक्चुअली लाइट एनर्जी मुख्तलिफ तरीकों से यूटिलाइज होती है और एंड रिजल्ट का वही निकलता है कि पानी ब्रेक होता है और उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। वो ऑक्सीजन एनिमल्स या अदर ऑर्गन यूज करते हैं जबकि हाइड्रोजन CO2 के साथ मिल के कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में यूज हो जाती है। जो क्लासिकल इक्वेशन six CO2 plus 6H2 combine in presence of light and chlorophyll to form 1 molecule of glucose plus 6 molecule of oxygen. This is classical equation. बैलेंस इक्वेशन में एक्चुअल इक्वेशन में बजाय 6 के 12 molecules of water रिएक्टेंट में और 6 molecules of water प्रोडक्ट में शो किए जाते हैं। तो एक्चुअल इक्वेशन परसेंट्स दिस इज ऑक्सीजन परसेंट्स। दोबारा याद रखिएगा कि वो तमाम जानदार जिनमें क्लोरोफिल ए मौजूद है और उसमें सियानोबैक्टीरिया भी शामिल है। सियानोबैक्टीरिया जो है ब्लू एल्गी जिनमें क्लोरोफिल ए जो के होता है इसलिए वो भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये है जी ऑल अबाउट। अब जो कि थोड़ा सा आगे डिफरेंस आ जाएगा कि हायर प्लांट्स और आम एल्गी में तो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है बट दे पोजेस थालेकाइड लाइक मेम्ब्रेन्स। लफ्ज़ पे दोबारा वर्क करना है, थालेकाइड लाइक मेम्ब्रेन्स। जब एक ब्लू एल्गी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं TEM, if you remember TEM याद है भूल चुकी है? What is TEM? No answer. What is TEM? अगला सवाल what is SEM? अगला क्वेश्चन what is EM? सिर्फ EM। और आखिरी क्वेश्चन है what is M? जी ठीक हो गया, इसका जवाब ठीक है। EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो SEM और TEM क्या है? ये आप लोग पिछले 4 सेमेस्टर से जो ज़ूलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कौन से अल्लाह के बंदे आपको पढ़ा रहे हैं या आप कैसे पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सी जगहों पे SEM और TM लिखा हुआ है। कभी नजर नहीं आया किसी को? मिलर में कम से कम 100 जगह पे लिखा होगा ये और अल्फाज जो मैंने बोला है। इट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप एक ब्लू ग्रीन एल्गी को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्लियर कट थालेकार्ड मेम्ब्रेन नजर आएंगे, थालेकार्ड लाइक मेम्ब्रेन नजर आएंगे और उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिहाज से बिल्कुल वैसी है जैसे कि हायर प्लांट्स में होती है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है जी, 1-2 मिनट के अंदर अंदर हमारा जूम बंद हो जाएगा। पहले यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। If you have any question, you can ask a question. सिलेबस के लिहाज से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी वो लाइट एक्शन होगा। अंदलीब है कि नहीं इस वक्त? SEM सिंपल नहीं जी, ये आपने क्या बना दिया उसका? SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। आप लोग 2 साल से मिलर पढ़ रहे हैं, 14 सेमेस्टर आपका है और उस मिलर के अंदर ज़ूलॉजी में कुल
100 जगह पे लफज यूज हुआ गया ना। जी अंजलि बेटा, आपने कोई क्वेश्चन चेक किए अभी तक मजीद कोर्सेज के हवाले से? सर देखे थे, एक दो भी पेपर चेक किया था तो उसमें ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं अभी तक मिला था मुझे, 2 में चेक किया था शायद। तो मैं बाकी भी चेक करके आज लाजमी बता दूंगी। चलें, और शॉर्ट क्वेश्चन था कोई? शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था बीच में, एक दो था, एग्जैक्टली नहीं याद। आज मैं लाजमी बिल्कुल एग्जैक्टली चेक करके बता दूंगी। ठीक है। जी किसी का कोई क्वेश्चन जिस वाले से? इसके याद रखिए बेटा, जो स्कैनर इलेक्ट्रॉनस्कोप है, जब आप एक सेल को देखना चाह रहे हैं या एक वायरस को जिसको सिर्फ बाहर से देखना चाह रहे हैं, उसकी सरफेस कैसी है, उसकी आउटर मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो उस वक्त लो पावर वाली इलेक्ट्रॉनस्कोप यूज होती है जो सेल को बाहर से दिखा रही होती है, उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर आप सेल के अंदर की डिटेल देखना चाह रहे हैं तो सेल को पहले काटते हैं, माइक्रोटोमी करते हैं, और फिर उसको सेल या जो भी हो, और फिर उसको ज़्यादा पावर वाली, ज़्यादा अच्छी पावर वाली इलेक्ट्रॉन स्टडी करते हैं, जिसे TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जब हम सियानोबैक्टीरिया को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन देख रहे होते हैं, ये डायग्राम गालिबन आपकी जो बुक आपने यूज़ की होगी कोई भी, उसमें जहाँ पे सियानोबैक्टीरिया या ब्लू एनर्जी दी गई है में, तो वहाँ पे डायग्राम दी गई होगी, उसमें थायलाकॉइड लाइक मेम्ब्रेन का कुछ लिखा हुआ नजर आना चाहिए। जब आप ब्लू एनर्जी को देख रहे होंगे तो उसके अंदर स्पेसिफिकली थायलाकॉइड लाइक मेम्ब्रेन ये मतलब आपको जरूर मिलना चाहिए। जी इससे रिलेवेंट और भी क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ सकते हैं। ये चूंकि आप किसी को नहीं बता जाएगा, जो मुश्किल है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।